दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। इस वक्त बिहार के मोतिहारी में मेरी मौजूदगी है। बिहार में दूसरे और अंतिम चरण के प्रचार युद्ध के बीच पहले चरण का रिकॉर्ड तोड़ मतदान इस वक्त सुर्खियों में है। बिहार के वोटर्स ने कमाल कर दिया है। वोटिंग का नया इतिहास रचा गया है। सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए, टूट गए हैं। पहले दौर के 121 सीटों पर तकरीबन 65% लोगों ने वोट डाले। इस कीर्तिमान से चुनाव आयोग ही नहीं, सत्ता के दावेदार भी बम बम हैं। एनडीए और महागठबंधन ही नहीं, जनसुराज के प्रशांत किशोर भी ऐतिहासिक मतदान को अपने पक्ष में बता रहे हैं। बिहार में मतदान के कीर्तिमान का पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन उसके पहले सवाल यह है कि पहले चरण का रिकॉर्ड वोटिंग परसेंटेज आखिर क्या बता रहा है। क्या ये नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए राज के बरकरार रहने का सबूत है, या आजादी के बाद बिहार में हुए सबसे ज्यादा मतदान का मतलब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की जीत है, या फिर बिहार ने नए विकल्प प्रशांत किशोर के जनसुराज पर भरोसा जताया है। सच्चाई का पता तो 14 नवंबर को ही चलेगा, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें, विश्लेषण का एक पक्ष ये कहता है कि यह भारी मतदान महिलाओं की वजह से हुआ है, जिन्होंने महिला हितैषी और लाभार्थी योजनाओं की वजह से नीतीश कुमार को रिटर्न गिफ्ट देने का मन बनाया हो। दूसरा पक्ष ये हो सकता है कि 65% मतदान में सबसे बड़ा किरदार नौजवानों ने निभाया हो, जिन्होंने हर घर सरकारी नौकरी के वायदे की वजह से तेजस्वी यादव को चांस देने का फैसला लिया। तीसरा विश्लेषण यह हो सकता है कि इस बम्पर मतदान में बिहार के प्रवासियों का सबसे बड़ा योगदान हो, जिन्होंने प्रशांत किशोर के पलायन के खिलाफ चुनावी अभियान पर भरोसा कर इस बार जनसुराज को एक मौका देने का फैसला ले लिया हो। जबरदस्त मतदान के बाद सत्ता के हर दावेदार अपनी जीत और विरोधियों के हार के दावे कर रहे हैं। ऐसे में जनहित में आज हमने सारे दिग्गजों के बयानों का एक एल्बम तैयार किया है। साथ ही इन बयानों का तथ्यों और आंकड़ों जैसे सर्जिकल उपकरणों के जरिए पोस्टमार्टम किया। इसके जरिए क्या निकला है, इस रिपोर्ट को गौर से देखें और समझें कि बिहार में इस बम्पर वोटिंग के मायने क्या क्या हैं। बिहार ने पहले चरण के चुनाव में मतदान का नया कीर्तिमान बनाया। ये सत्ता बरकरार रहने का रुझान था या फिर बदलाव का, पता ठीक अगले शुक्रवार को चलेगा। अभी हर कोई इस रिकॉर्ड को अपनी अपनी जीत का सबूत बता रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे को सुनिए। पहले चरण में एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है। जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो आरजेडी और कांग्रेस के लोग फूल फूल के गुब्बारा हुए जा रहे थे। कल पहले चरण के बाद इनका गुब्बारा पूरी तरह फूट गया है। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक तो पहले दौर में ही महागठबंधन बेदम हो चुका है। तो समझ लो भैया, दीदी लोग भी समझ ले, कल के चुनाव में लालू की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। आप लोग भी इनको निकालो, बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ जाए। एनडीए ऐतिहासिक मतदान को एक बार फिर नीतीश सरकार का सबूत बता रहा है, तो महागठबंधन इसे बदलाव का संकेत। हाईएस्ट वोटिंग सरकार की वापसी के लिए हुआ है। बिहार का पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा, 5 से ज्यादा वोट 10 में पड़े सरकार की वापसी के लिए, 10 से ज्यादा वोट 15 में पड़े सरकार के वापसी के लिए। तो ये ट्रेंड हमेशा रहा है। जब लोगों का सैलाब उमड़े तो सत्ता बदलने के लिए सैलाब उमड़ता है। तो ये लोग इस सत्ता को बदलना चाहते हैं, एनडीए को हटाना चाहते हैं और परिवर्तन चाहते हैं। इन दावों से इतर सच क्या है, इसके लिए बिहार में अतीत में हुए मतदान का बही खाता देख लेते हैं। साल 2000
यानी लालू राबड़ी राज की तीसरी जीत वाले चुनाव में बिहार में 62.6% वोटिंग हुई थी, जबकि 2005 के फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में जब आरजेडी की सत्ता से विदाई हुई तब सिर्फ 46.5% मतदान हुआ था। अक्टूबर 2005 के चुनाव यानी जब पहली बार नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए ने बहुमत की सरकार बनाई, तब मत प्रतिशत और गिरकर 45.9% पर आ गया था। इस तरह से महागठबंधन का ये दावा कि वोट में बढ़ोतरी सत्ता परिवर्तन का ही संकेत है, सही नहीं है। कई राज्यों को आपको मैं उदाहरण दिखा सकता हूं। निरंतर मध्य प्रदेश में हाई टर्नआउट होते रहा, वहां की राज्य सरकार कंटिन्यू करते रहा। गुजरात में हाई टर्नआउट होते रहा, बीजेपी की सरकार कंटिन्यू करती है। शीला दीक्षित जी बार बार 3 बार जीती है। 2010 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी। इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं है कि आउट ऑफ 121 सीट्स हम लोग 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीत रहे हैं। अब इस दावे की असलियत भी जान लेते हैं तो 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में 52.7% वोटिंग हुई थी, जो अक्टूबर 2005 से 6.8% ज्यादा थी। तब एनडीए ने सीटों के लिहाज से जीत का रिकॉर्ड बनाया था। 2015 में भी वोट परसेंटेज बढ़कर 56.7% हो गया, लेकिन सत्ता नीतीश कुमार की ही कायम रही। हालांकि उस चुनाव में वो महागठबंधन का हिस्सा थे। साल 2000 से 2015 के मुकाबले मतदान का आंकड़ा बढ़कर 57.1% पर आया। तब भी एनडीए के साथ नीतीश कुमार का ही राज बरकरार रहा। अब 2025 के पहले चरण में जब मतदान ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तब भी एनडीए इसे अपने पक्ष में बता रहा है, जिसे महागठबंधन सत्ता पक्ष की खुशफहमी बता रहा है। एक पहलू ये भी है कि बिहार में इससे पहले 3 चुनाव में ही 60% से ज्यादा मतदान हुए हैं और तीनों ही बार आरजेडी ने जीत हासिल की, लेकिन तब बिहार और झारखंड एक साथ थे और उस दौर के चुनाव में गड़बड़ी भी सरेआम होती थी। 1990 में जब पहली बार लालू यादव की सरकार बनी, उस समय बिहार में 62% वोटिंग हुई थी। 1995 में जब दूसरी बार लालू यादव की सरकार बनी, तब बिहार में 61.8% मतदान हुआ था। साल 2000 में जब राबड़ी सरकार फिर से सत्ता में आई, तब भी मतदान प्रतिशत 62.6% रहा था। एनडीए और महागठबंधन बम्पर मतदान को अपनी अपनी जीत का इशारा करार दे रहे हैं, लेकिन जन स्वराज के प्रशांत किशोर इसे बिहार की सत्ता की पारंपरिक दावेदारों के खिलाफ बता रहे हैं। हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूं कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है। अब जन स्वराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है और इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर हैं। जन स्वराज बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि 14 तारीख को आप देखेंगे, इतिहास लिखा जाएगा। वाकई में इस ऐतिहासिक मतदान का इशारा क्या है, अब इसे बिहार चुनाव के जानकार से ही समझ लीजिए। तो महिला वोटरों की तादाद बहुत ज्यादा इस बार हुई है। महिलाएं खुलकर सामने आई है वोट डालने के लिए। लोग दिल्ली से, बॉम्बे से जो जॉब करने वाली लड़कियां हैं, वो पटना वोट डालने आई। छठ में जो लोग आए हैं वो सब मतदान करके जा रहे हैं। यही वजह है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। जो नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काम किया है, जो 10-10 हजार रुपए उनके खाते में गए हैं, तो उससे महिलाओं में एक जागरूकता आई है और महिलाएं नीतीश कुमार को वोट कर रही है। तो जो परसेंटेज बढ़ा है वह संकेत दे रहा है कि नीतीश कुमार की फिर से वापसी की संभावना है। अभी दूसरे दौर का सियासी इम्तिहान बाकी है। फिलहाल दावों का शोर है, लेकिन 2025 में मोदी नीतीश का ही जोर है या फिर रुझान बदलाव की ओर है। नतीजे की उल्टी गिनती शुरू है। एक तरफ बम्पर वोटिंग को लेकर सियासत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने वोट चोरी का शोर मचाया हुआ है, क्योंकि बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा के वोटिंग राइट्स पर तो पहले ही सवाल उठ रहे थे। अब चिराग पासवान की पार्टी की लोकसभा सांसद शांभवी पर डबल वोटिंग का आरोप लग गया है, क्योंकि शांभवी ने वोटिंग के बाद खुद अपने दोनों हाथों की उंगली पर स्याही लगी फोटो खिंचवाई है, जिसे कांग्रेस बीजेपी का वोट चोरी प्लान बता रही है।
और उसका कहना है कि देखो, बीजेपी ने दोनों हाथों से वोट चोरी की है। लेकिन शांभवी ने दोनों हाथों की उंगलियों पर स्याही को लेकर क्या सफाई दी? राकेश सिन्हा ने बिहार में अपने वोटर राइट को लेकर कौन सा सबूत पेश किया है? प्रियंका वाड्रा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कहां-कहां चोर चोर के नारे लगवा दिए? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में जरूर मिलेंगे। सबसे बड़ा अगर भारत देश के नागरिकों को अधिकार मिला है संविधान से, तो संवैधानिक तौर पे मतदान का अधिकार ही सबसे बड़ा अधिकार है। सबसे बड़ा अधिकार तो ठीक है, लेकिन इस सबसे बड़े अधिकार का दो बार इस्तेमाल तो ठीक नहीं है मैडम। वोट देकर निकली एलजेपी की सांसद मैडम कैमरे पर कंफ्यूज हो गईं। पहले राइट हैंड की उंगली दिखाकर फोटो खिंचवाई, फिर लेफ्ट हैंड की उंगली दिखाकर फोटो खिंचवाने लगी। बगल में खड़े उनके पिताजी और जेडीयू के बड़े नेता अशोक चौधरी भी हक्के बक्के रह गए। सोचिए लोग कितने हैरान होंगे। कांग्रेस कह रही है कि गजब खेला है, दोनों हाथों से ही वोट चोरी हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि दोनों उंगलियों पर लगी स्याही दिखाकर शांभवी चौधरी क्या चुनाव आयोग को ठेंगा दिखा रही हैं? क्या शांभवी चौधरी ने 2 बार वोटिंग की है? इन सवालों के जवाब तो शांभवी ही दे सकती हैं। चलिए मान लेते हैं कि इलेक्शन स्टाफ ने शांभवी की दोनों उंगलियों पर स्याही लगाकर गलती से मिस्टेक कर दी। लेकिन क्या बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद और आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा ने 10 महीने में 2 बार अलग अलग राज्यों में वोट का अधिकार हासिल कर लिया? क्या इसमें भी चुनाव आयोग की मिस्टेक है? फरवरी में दिल्ली के वोटर और नवंबर में बिहार के वोटर बनने पर राकेश सिन्हा क्या कह रहे हैं, पहले ये सुनिए। यह आरोप निराधार है, गलत है, बेबुनियाद है। मेरा नाम दिल्ली की मतदाता सूची में था, जिसे मैंने संवैधानिक नियमों के अनुकूल कटाकर बिहार की मतदाता सूची में करा लिया कि मेरा पुश्तैनी घर बिहार के बेगूसराय जिले के मंसीरपुर में है। वहां मेरे परिवार के लोग रहते हैं, मेरा स्थायी पता है। राकेश सिन्हा तो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दिल्ली में अपना वोट कैंसिल होने का डॉक्यूमेंट भी दिखा चुके हैं, जिसे चुनाव आयोग ने 22 अगस्त को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन राहुल गांधी इसे बीजेपी का बिग प्लान साबित करने में जुटे हैं। कल पता लगा कि बिहार में बीजेपी के नेताओं ने वोट किया और पहले दिल्ली में भी उन्होंने वोट किया। ये पूरा प्लान है और ये प्लान हर स्टेट में बीजेपी लागू करती है। मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया, महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया और अब ये बिहार में यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे राहुल गांधी जिसे बीजेपी का वोट चोरी वाला प्लान बता रहे हैं, उसे राहुल की बहन प्रियंका वाड्रा चुनाव आयोग का किया धरा बता रही हैं। अपनी रैलियों में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नारे लगवा रही हैं। बोलिए जोर से, ज्ञानेश कुमार, एसएस सांधू, विवेक जोशी। सुन लीजिए, कभी ज्ञानेश कुमार नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना होगा। कभी आपने एसएस सांधू का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। कभी विवेक जोशी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। लेकिन यही है चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी, जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बोलिए जोर से, ज्ञानेश कुमार, एसएस सांधू, विवेक जोशी। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के आरोपों को बीजेपी बकवास बता रही है, बिहार में हार की बौखलाहट बता रही है। लेकिन कांग्रेस के आरोपों का जो जवाब बीजेपी के सहयोगी रामदास अठावले ने दिया है, वो तो माइंड ब्लोइंग है। कह रहे हैं कि अगर बीजेपी वोट चोरी कर रही है तो कांग्रेस भी तो करती थी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। कांग्रेस पार्टी वाले ही वोट चोर करते थे, कांग्रेस पार्टी वाले बोगस वोट करते थे, इसलिए इतने सालों सत्ता में रहे। राहुल गांधी को हमारा सवाल यह है कि अगर वोटों की चोरी होती है
तो मतलब वो चोरी आपके लोग करते हैं। जनहित में आगे बढ़ेंगे। अंग की जंग के बाद अब सीमांचल के चुनावी रण में आपको लेकर चलते हैं, जहां दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। 24 सीटों वाले सीमांचल को बिहार की सत्ता का रास्ता कहा जाता है और इस रास्ते को तय करने के लिए अब दोनों ही गठबंधनों के बड़े बड़े नेताओं ने सीमांचल में खूंटा गाड़ दिया है। खासकर बीजेपी ने, जिसने सीमांचल में जीत की तैयारी कई महीने पहले शुरू की थी। सीमांचल में बीजेपी की इसी चाणक्य नीति पर हमारी ये डिटेल रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। जिस सीमांचल में भर भरा कर आती भीड़ को देखकर मोदी गदगद हैं। ये दृश्य अपने आप में चुनाव का नतीजा क्या होगा, ये डंके की चोट पर साफ कर देता है। उसी सीमांचल में तेजस्वी यादव भी फुल कॉन्फिडेंट में चल रहे हैं। नौकरी चाहिए तो क्या करना होगा? चुपचाप लालटेन पर बटन दबाइए। और उसी सीमांचल को जीतने के लिए असदुद्दीन ओवैसी तो मरने तक के लिए तैयार हैं। ये बॉल कब मारना है, मैं तैयार हूं सीमांचल के लिए मरने के लिए। आज उसी सीमांचल में बीजेपी के चाणक्य ने रोड शो करके बीजेपी की जीत का रोड मैप तैयार कर दिया। हम बहुत अच्छे से 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटों के साथ जीतने जा रहे हैं और सीट जीतने का हमारा मार्जिन भी बहुत बड़ा होने वाला है। दूसरे चरण के रण में सीमांचल पर सबकी नजर है, क्योंकि सत्ता का रास्ता सीमांचल से होकर ही गुजरता है। बिहार का सीमांचल इलाका पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, जिसके 4 जिले किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया आते हैं। इन 4 जिलों में विधानसभा की कुल 24 सीटें हैं, जो सरकार बनाने के लिए अहम हैं। इसलिए एनडीए और महागठबंधन दोनों सीमांचल में पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो बीजेपी के लिए है, क्योंकि सीमांचल के चारों जिलों की सियासत जाति और धार्मिक समीकरणों पर चलती है। सीमांचल के किशनगंज में 67% मुस्लिम, कटिहार में 42%, अररिया में 41% और पूर्णिया में 37% मुस्लिम आबादी है। बीजेपी खुद कहती है कि मुस्लिम उसे वोट नहीं करते, लेकिन मोदी जानते हैं कि उन्हें सीमांचल में वोट कैसे हासिल करने हैं। यहाँ एक खतरनाक साजिश चल रही है। ये साजिश घुसपैठ की है। अररिया हो, किशनगंज हो, पूर्णिया हो या कटिहार, हर जगह ये कोशिश हुई कि यहां की आबादी का संतुलन बदल दिया जाए। कुछ वोट पाने के लिए आरजेडी और कांग्रेस बिहार को खतरे में डाल रहे हैं। आपके बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। पिछले चुनाव में सीमांचल की 8 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन इस बार बीजेपी का टारगेट बड़ा है। इसलिए बीजेपी ने बहुत पहले ही सीमांचल जीतने का प्लान एक्टिव कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने बिहार में जिन 12,000 कमजोर बूथों की पहचान की थी, उनमें ज्यादातर सीमांचल के बूथ थे। इन बूथों पर मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 60 से 70% तक है। बीजेपी इन इलाकों में संगठित और गुपचुप तरीके से वोटर्स से संवाद कर रही है। बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चे के कार्यकर्ता डोर टू डोर मतदाताओं को जोड़ने में लगे हैं, जिसे पुश करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर में पूर्णिया एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का उद्घाटन करने के साथ साथ करीब 40,000 करोड़ रुपए की विकास योजना का शिलान्यास उद्घाटन कर चुके हैं। चुनाव जीते हैं, लास्ट टाइम भी हम लीड में थे और इस बार और अच्छे से जीते। जहां तक सीमांचल का सवाल है, यहाँ पर घुसपैठिया बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार की जनता तय करेगी। पहले चरण में सुपड़ा साफ हुआ है और सीमांचल में और सुपड़ा साफ हो जाए। हम 2/3 से ज्यादा बहुमत से जीतेंगे, 160 से ज्यादा। बीजेपी तो सीमांचल में जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, लेकिन उसे ओवैसी से भी उम्मीद होगी, क्योंकि पिछले चुनाव में सीमांचल की 24 में से 12 सीटें एनडीए ने जीती थी। महागठबंधन को सिर्फ 7 सीटें मिली थी। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 5 सीटें जीतकर सीमांचल में जबरदस्त एंट्री मारी थी। ओवैसी ने जो 5 सीटें जीती थी, उस पर आरजेडी और कांग्रेस की हार हुई थी। और इस बार के चुनाव में भी ऐसा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओवैसी इस बार भी पूरे जोर शोर से तेजस्वी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने में जुटे हुए हैं। तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी चरमपंथी है,
दहशतगर्द है। हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू, एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। हमको एक्सट्रीमिस्ट बोलता है, नहीं सुनिए, हमको एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मैं नमाजी हूं। अब अगले चरण की वोटिंग में तय होगा कि ओवैसी किसका खेल बिगाड़ेंगे, क्योंकि इस बार तो जन स्वराज पार्टी ने भी सीमांचल में ताल ठोक दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों पार्टियां किसकी बी टीम साबित होती हैं। बिहार में दूसरे फेज का चुनाव चंपारण में भी होना है। इस वक्त चंपारण के ही मोतिहारी में मेरी मौजूदगी है। चंपारण के रण को जीतने के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को उतार रखा है। योगी ने आज चंपारण में अलग अलग 3 रैलियां कर बीजेपी के पक्ष में समा बांधा। चंपारण का इलाका बीजेपी का गढ़ माना जाता है और योगी उस गढ़ को बचाए रखने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण को धार देने में जुट गए हैं। बटेंगे तो और एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे। जो राम का है वही हमारे काम का है। माफिया की छाती को रौंदते हुए बुलडोजर चलता है, गड़गड़ा करके चलता है। आज वहां पर नौजवान मस्त है और माफिया पस्त है। बिहार में चुनाव की 24वीं परिक्रमा के क्रम में सीएम योगी का कारवां आज ढाका पहुंचा। आसमान से सीएम का हेलीकॉप्टर उतर रहा था। नीचे उनकी एक झलक पाने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। हेलीकॉप्टर से जैसे ही योगी उतरे, ढाका का सियासी तापमान चढ़ गया। ढाका की फिजा में योगी योगी और बुलडोजर बाबा की गूंज तेज हो गई। घुसपैठ के जिस मुद्दे को बीजेपी ने बिहार के चुनावी दंगल में धार दी है, उसका एक सिरा बिहार के ढाका से भी जुड़ता है, जिसे घुसपैठियों का एपिसेंटर माना जाता है। ढाका में माइक संभालते ही सीएम योगी ने घुसपैठ का मुद्दा फिर से गरमा दिया। ये ढाका क्षेत्र को घुसपैठियों का यहां पर एक केंद्र बना करके अराजकता पैदा करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, हमें इस क्षेत्र में अराजकता पैदा नहीं करने होने देनी है। बिहार की सुरक्षा में सेंध नहीं लगाने देनी है। पूर्वी चंपारण जिले में पड़ने वाली ढाका विधानसभा नेपाल से सीमा साझा करती है। माना जाता है कि इस मुस्लिम बहुल इलाके में सीमा पार से भारी घुसपैठ होती है। एसआईआर में जिन इलाकों में सबसे ज्यादा अवैध वोटरों के नाम कटे, उनमें ढाका भी शामिल है। स्वर्णिम बिहार के लिए बंटना नहीं है, बटेंगे तो और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया है कि 26 मार्च 26 तक नक्सलवाद को और घुसपैठ को पूरी तरह समाप्त करना है। घुसपैठियों के आटा को भी ठीक करेंगे। जाति की राजनीति वाले बिहार की ढाका विधानसभा में धार्मिक ध्रुवीकरण की गोलबंदी होती रही है। बीजेपी ने मौजूदा विधायक पवन जायसवाल को मैदान में उतारा है, तो वहीं आरजेडी ने फैजल रहमान पर दांव खेला है। 2015 में फैजल रहमान पवन जायसवाल को ढाका से हरा चुके हैं। ढाका में घुसपैठ का मुद्दा उठाने से पहले सीएम योगी ने पूर्वी चंपारण के रक्सौल और पश्चिमी चंपारण के लौरिया में भी रैली की। यहाँ सीएम योगी ने हिंदुत्व की हुंकार कर एनडीए के पक्ष में माहौल बनाया। जो एक खानदानी लुटेरे फिर से आपको वायदा करने के लिए आए हैं, इन खानदानी लुटेरों को खानदानी माफिया का संरक्षण देने के लिए और उनका समर्थन करने के लिए कोई समर्थन नहीं करना है। हमारे लिए तो एक ही काम होना चाहिए, जो राम का है वही हमारे काम का है। आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश में
माफिया की छाती को रौंदते हुए बुलडोजर चलता है, गड़गड़ा करके चलता है। कैसे माफिया की चूलें हिल जाती हैं और माफिया के आंका भी थर-थर कांपते हुए दिखाई देते हैं। आज वहां पर नौजवान मस्त है और माफिया पस्त है। बिहार में अब तक सीएम योगी 24 सभाएं और रोड शो कर चुके हैं। हर जगह उनके कीवर्ड धर्म, विकास, विरासत और बुलडोजर के इर्द गिर्द रहे हैं, जो बीते विधानसभा चुनाव में कामयाब भी रहे हैं। महाराष्ट्र में सीएम योगी की चुनावी रैलियों का स्ट्राइक रेट 87% रहा था, तो हरियाणा में 64% और दिल्ली में 67%। बिहार में योगी की जनसभाओं में उमड़ रही भीड़, रैली और उनके रोड शो की मांग गवाही दे रही है कि बिहार में बुलडोजर बाबा की डिमांड बहुत हाई है। और अब बात तेज प्रताप यादव की। जब तक तेज प्रताप यादव आरजेडी में थे, तेजस्वी यादव को अर्जुन और खुद को कृष्ण बताते थे। कहते नहीं थकते कि वही तेजस्वी को सीएम की कुर्सी तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन सियासी राहें जुदा होने के बाद बिहार के रण में अकेले खड़े तेज प्रताप ने ऐलान किया है कि वो उसी को समर्थन देंगे जिसकी सरकार बनेगी, चाहे वो एनडीए ही क्यों ना हो। क्या बिहार चुनाव में इस बार महागठबंधन बाजी मारेगा या बिहार में फिर से एनडीए की वापसी होगी? इस सवाल का जवाब 14 नवंबर को पता चलेगा, जिस दिन बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन ईवीएम खुलने से एक हफ्ते पहले ही लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। आज तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया है कि बिहार की जनता जिसे भी सत्ता सौंपे वो उसी के साथ चल पड़ेंगे। 14 को बदलाव होगा, संपूर्ण बदलाव होगा, जो रोजगार देगा, जो पलायन को रोकेगा और जो मुद्दे की बात करेगा, मैं उसके साथ उसका समर्थन देने का काम करूंगा, चाहे कोई भी हो। इस बीच आज पटना एयरपोर्ट से आई एक तस्वीर भी सुर्खियों में है, जहां प्रचार के लिए जाते वक्त बीजेपी सांसद रवि किशन और तेज प्रताप यादव की मुलाकात हो गई। जौन मतलब यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता ना, यहाँ दिल और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा, सीधे दिल से इनकर मुंह पर था। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव के कृपा बाटे। लेकिन बिहार में सियासी गलियारों में अब ये चर्चा तेज है कि क्या तेज प्रताप उस बीजेपी से हाथ मिलाएंगे जो उनके पिता लालू यादव की सबसे बड़ी सियासी दुश्मन है। हालांकि आरजेडी के सहयोगी का मानना है कि तेज प्रताप यादव किसी भी हाल में बीजेपी और आरएसएस से हाथ नहीं मिलाएंगे। उनकी जो परवरिश है, उनके वालिद मोहतरम आदरणीय लालू जी कर्पूरी ठाकुर और मंडल की विरासत के नेता है, तो हमें ये तो मालूम है कि बीजेपी आरएसएस को कभी समर्थन नहीं करेंगे। तेज प्रताप यादव का बयान ऐसे समय पर आया है जब पहले चरण के चुनाव में हाई रिकॉर्ड वोटिंग के बाद एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ से बम्पर जीत के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि 2 हफ्ते पहले ही एबीपी न्यूज से बातचीत में तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी के साथ नहीं जाने की कसम खाई थी। अरे हम तो गीता में कसम खा लिए हैं, भगवत गीता में, कि मैं मरना कबूल करूंगा लेकिन आरजेडी में कभी वापस नहीं जाऊंगा। दरअसल पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप अपनी पार्टी जेजेडी बनाकर अकेले ही चुनाव लड़ रहे हैं। तेज प्रताप ने कुल 48 उम्मीदवार उतार रखे हैं। वैसे तेज प्रताप की खुद की सीट महुआ त्रिकोणीय लड़ाई में फंसी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।